स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है विद्युत रसायन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम विद्युत रसायन जो चैप्टर है इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे मात्र एक वीडियो में। और इस वीडियो में पूरे पाठ के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो भी प्रश्न हैं इस वीडियो के हम सारे प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम विकल्पी क्वेश्चन भी देखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे और लघुत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। यानी कि पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इस चैप्टर में हमने इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी ऐसे क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन क्वेश्चनों को लिया है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 की केमिस्ट्री की तैयारी चैप्टर वाइज हर चैप्टर वाइज कराएंगे। फिजिक्स की और बायोलॉजी की हमने पूरी बायोलॉजी 5 वीडियो में फिनिश कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, वहाँ पर जाके आप 5 वीडियो अगर वो देख लेते हैं तो मैं कहता हूँ उसमें आपके 70 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अच्छे चालकत्व वाले विलयन वाले यानी कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। या मतलब समझिए कि अच्छे चालकत्व वाले विलयन यानी कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। अगर अच्छे होंगे तो दुर्बल क्यों होंगे, यानी ये ऑप्शन तो गलत है। उत्प्रेरक ये भी गलत है। विद्युत अपघट्य होंगे तो ये अपघट्य तो हो ही नहीं सकता है। तो कौन से होंगे स्टूडेंट जो बचे? प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है। यानी कि इसमें ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 यानी कि हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है? वो कौन सी धातु है? जेडियन जिंक है, Cu कॉपर है, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। तो वो हमारी जो धातु है वो है कॉपर, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में जो भी इस तरीके के क्वेश्चन लिए हैं इन्हीं से आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो कोई फंस जाएगा। कहता है कि 4 धातुएं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 1.5 वोल्ट, -2 वोल्ट या प्लस तीसरा दिया गया 0.34 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट। इन धातुओं की घटती सक्रियता का क्रम निम्नवत होगा। जो घटती सक्रियता है उसका क्रम क्या होगा? सबसे कम होगी, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी यानी कि BCDB या B फिर D की है, फिर C की है, फिर A की है। देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए सक्रियता की घटते हुए क्रम की तो इसमें कैसे? देखिए सबसे कम कौन सा है? देखिए इसमें सबसे कम कौन सा है? देखिए A क्या है? 2.7, सबसे ज़्यादा माइनस में है तो सबसे कम होगा। तो ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखिए सबसे कम माइनस में कौन सा है? D है, फिर इससे कम है मतलब फिर इससे ज़्यादा है एक तरीके से, ठीक है, नहीं कम है, फिर कौन सा होगा ये। अब हमें क्या करना है? अब D तो माइनस को तो निकाल दिया, अब हमें प्लस में चलना है। अब प्लस में देखिए C ज़्यादा है या D ज़्यादा है? तो C ज़्यादा है ना, तो C पहले है और D सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये वाला दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए सुनिए, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से अगर आप सेंस लगा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। दिया गया है MgCu यानी कि मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम तथा Au गोल्ड
ठीक है, की सक्रियता का सही क्रम है, यानी कि MgCu यानी एयू की सक्रियता का सही क्रम है। इनमें जो सक्रियता दी गई, इनकी कैसी सक्रियता है, इनका सही क्रम क्या है? सबसे सक्रिय एयू होगी, फिर Cu होगी, फिर Mg होगी, फिर Na होगी, या सबसे सक्रिय Na फिर Mg फिर Cu फिर एयू होगी, या इस तरीके से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम रट लीजिए और मैं जो आंसर बता देता हूँ उस आंसर को रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम इसी प्रकार 4 से 6 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अगर आप लोग अनसाल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन फंसा होगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन दूसरा है, सबसे ज़्यादा सक्रिय का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्षार धातुएं A B C D क्षार धातुएं के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने 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 हैं। इनमें प्रबल अपचायक कौन सा है? इसमें अगर प्रबल अपचायक कौन सा है, पहला है, दूसरा, तीसरा या चौथा, यानी कि ABCD कौन सा प्रबल अपचायक है? अब यहाँ पर प्रबल अपचायक की बात की जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? पहला, हाँ देखिए इसमें सबसे अगर ज़्यादा है माइनस में तो कौन है? पहला है। तो इसमें जो जवाब हमारा सही होगा तो वो कौन सा होगा? पहला ही जवाब सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए सुनिए, छठा क्वेश्चन हमारा है कि CuSO4 को एल्यूमिनियम बोतल में, एल्यूमिनियम की जो बोतलें होती हैं उनमें नहीं रखा जाता है, क्योंकि समझिए Cu अपचयित हो जाता है। देखिए CuSO4 की पर डबल निगेटिव होता है तो Cu की 2 पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि Cu पे पास 2 होती है प्लस की। अब देखिए यहाँ पर Cu में 2 आ रही हैं और Al, ये तो गलत हैं, ये दोनों गलत हैं, यानी कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, सही राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो 7 नंबर क्वेश्चन है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि जो धातु दी गई है, कॉपर, Ag सिल्वर दिया गया, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम, ये जो 4 धातुएं दी गई, इसमें से कौन सी धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी? अगर यहाँ पर बात करें हम सरलता से ऑक्सीकृत की, तो अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करें, ये सरलता से ही ऑक्सीकृत हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर करता है, विलयन के ताप पर करता है, इन सभी पर करता है, या विलयन की मोलरता पर करता है? अगर बात की जाए किसी धातु को, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, वो इन जो 4 कंडीशन दिए गए इन सभी पर लगभग निर्भर ही करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के, जो आपसे 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि चालकत्व को परिभाषित कीजिए, यानी कि चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताना है। चालकत्व को परिभाषित करना है और चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताना है। देखिए क्या होता है चालकत्व में, देखिए किसी भी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में, देखिए समझिएगा, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय, किसी विद्युत अपघट्ट की के जलीय विलयन क्या होगा, किसी भी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर, कोई जलीय विलयन है, कैसा है? विद्युत जलीय विलयन है। विद्युत अपघट्ट को कोई विद्युत अपघट्ट है उसको क्या करें? किसी जलीय विलयन में प्रवाहित करें। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर करने की क्षमता, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होगी उसे विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं, उसे ही विद्युत अपघटनी चालकत्व हम कहते हैं। और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तथा यह चालक तथा के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो चालकत्व होता है ये क्या होती है? प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि C बराबर 1/R, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो 10वां क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्टों का उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इनकी आपको परिभाषा भी देना है और आपको इनको उदाहरण के जरिए आपको समझाना भी है, इनके उदाहरण भी आपको देना। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? वे विद्युत अपघट्ट होते हैं जो क्या करते हैं? जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में क्या करते हैं? पूर्णतया आयनित या विभाजित, यानी कि उसमें घुलते नहीं है, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, उन्हें प्रबल कहते हैं। जो नहीं घुलते उन्हें दुर्बल कहते हैं। देखिए समझिए, वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में
लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, यानी कि मतलब पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते जैसे NaCl। आप नमक देखिए, नमक को आप पानी में जब घोलते हैं तो पूर्ण तरीके से वो घुल जाता है कुछ समय बाद, तो क्या हो गया, सोडियम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि जो होते हैं कैसे होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट की। तो दुर्बल क्या होते हैं, वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में कम आयनित आयनन दर्शाते हैं या जल्दी आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट जैसे एसिटिक एसिड हो गया, NH4 यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। एसिटिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, पूर्ण रूप से विभाजित यानी कि आयनित या आयनन नहीं दर्शाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग लिखने हैं। आपको प्रमुख अनुप्रयोग लिखना है ना, कहीं कहीं पर आ जाता है क्वेश्चन की प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए, तो आपको मैं बता दूं आपको अनुप्रयोग लिखने हैं। जैसे आइए हम इनको उदाहरण के साथ भी अनुप्रयोग आपको समझाएंगे। देखिए पहला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व, जो उच्च विद्युत धनात्मक तत्व होगा वो निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके रबड़ के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो ताकतवर होता है लोअर को हटा देता है, उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। कौन, जो उच्च धनात्मक होता है वो निम्न धनात्मक को उसके रबड़ के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। उदाहरण के जैसे कि जिंक, यानी कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे। इसकी रिएक्शन समझिए, जैसे Zn प्लस CuSO4 दिया गया है, ये क्या करता है, ZnSO4 बना लेता है, Cu को अलग करता था, ZnSO4 बन जाता है और Cu को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। ये इसका उदाहरण है। आइए देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरी जो श्रेणी है, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन के नीचे जो धातुएं स्थित होती हैं, धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें आयरन यानी कि Fe यानी कि लोहा के नीचे जो धातुएं स्थित हैं, धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, देखिए जो सेल का विद्युत वाहक बल की आपको परिभाषा लिखनी है। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको लिखना है। सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, देखिए अगर सेल के विद्युत वाहक बल की बात की जाए तो दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, अथवा सेल विभव को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। आपको अच्छे से समझना है। और इसे क्या करते हैं, EMF से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड माइनस एनोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहता है कि मोलर चालकता की परिभाषा देना आपको, यानी कि मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए और मोलर चालकता की परिभाषा लिखिए। देखिए मोलर चालकता की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी कोई विलयन जो है निश्चित आयतन पर आप विद्युत अपघट्ट के मोल में उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या ही होती है मोलर चालकता। आइए इसको हम देखते हैं। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, कोई विलयन लीजिए उसका एक निश्चित आयतन होना चाहिए, निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट, जो विद्युत अपघट्ट के मोल, एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा एम से इसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसे पढ़ते हैं लैम्डा एम। फिर समझिए, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, कोई विलयन है उसके एक विलयन है, उसके एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलराउस का नियम क्या है, इस नियम का अनुप्रयोग भी लिखना है आपको। कोलराउस का नियम, हम आपको कोलराउस का जो नियम है सबसे सरल भाषा में पढ़ाएंगे और इसका अनुप्रयोग तो आप नियम से ही लिख देंगे। आइए हम समझते हैं कोलराउस का नियम क्या है।
किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। देखिए, कोलराउस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि अनंत तनुता पर यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। अगर यहाँ पर हम अनुप्रयोग की बात करें, क्योंकि अनुप्रयोग भी हमसे पूछ रहा है, तो हम अनुप्रयोग में लिख देंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं। इतना लिख देंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं। इसका अनुप्रयोग या उपयोग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को यानी कि प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख करना है। यानी कि आपको इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा भी बतानी है और वो एक कारक भी लिखने हैं जो किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकते हों। तो आइए इसका भी हम आंसर अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड विभव पहले हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? देखिए, जब किसी धातु की पत्ती को स्वयं के, या आप लिखेंगे उसी के स्वयं के आयनन युक्त विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है। जब किसी धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयनन युक्त विलयन में रखा जाता है या डुबोई जाती है, तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। जो धातु की पत्ती होगी वो विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। तथा धातु की पत्ती एवं इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब होता क्या है? धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, तो इसमें जो एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर समझिए, किसी धातु की, जब कोई धातु है उसी धातु की पत्ती उसी धातु के स्वयं के जलीय विलयन में डुबोई जाती है या रखी जाती है। तो यहाँ पर आप जलीय विलयन लिख लीजिए या सिर्फ विलयन रहने दीजिए। रखी जाती है, डुबोई जाती है, तो धातु की पत्ती के सापेक्ष धनावेश या ऋणावेश हो जाता है। और जब धातु की पत्ती के सापेक्ष धनावेश या ऋणावेश हो जाता है तो पत्ती एवं इसके बीच में क्या होता है? एक करंट फ्लो हो जाता है जिससे क्या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और जिसे इलेक्ट्रोड विभव हम कहते हैं। आइए इसके हम सबसे फिर देख लेते हैं कि इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। देखिए जो इसके अनुप्रयोग क्या हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो प्रभावित कर सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव को, वो कारक कौन कौन से हैं? यानी कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकने वाले कारक, ठीक है, हमें कारक बताने हैं। वो कारक कौन से हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए इसके जो कारक हैं वो तो निम्न प्रकार के होते हैं। कारक जो होते हैं वो निम्न होते हैं। नंबर 1 देखते हैं, विलयन की सांद्रता भी इसके इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने का कारक है और धातु की प्रकृति भी इसको प्रभावित कर सकती है और विद्युत अपघट्ट की प्रकृति भी और ताप की परिस्थिति भी इसको प्रभावित कर सकती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न और लगभग कई बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सबसे बच्चे इसी से भयभीत होते हैं। आइए इसको हम सबसे सरल तरीके से समझेंगे। देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन सेम है इसी प्रकार जिस तरीके से हमने कॉपी पे लिखा है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप देखिए 2005 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 13 और 14 से अब तक तो नहीं आया, तो चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। देखिए 10 में आया, फिर 3 साल बाद 13 में आया, तो अब कि बहुत समय हो गया एक क्वेश्चन नहीं आया, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके ही जाएंगे और हम आपको इस क्वेश्चन को सबसे सरल तरीके से समझाएंगे। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण एवं 2 उपयोग भी लिखना है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी हम किसे कहते हैं और इसके प्रमुख उपयोग और 2 इसके लक्षण और इसके 2 उपयोग भी हमने लिखना है। देखिए पहले हम देख लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या कहते हैं कि तत्व बिखरे हुए पड़े थे, जो तत्व थे वो बिखरे इधर उधर पड़े थे, तो विभिन्न तत्वों को उनके
जो था उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में उन्हें रखने की कोशिश की गई, तो जो रखा गया तो एक श्रेणी प्राप्त हुई, उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने कह दिया। समझिएगा, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप समझिएगा, अगर आपके घर में कई सामान बिखरे हुए पड़े हैं, कुछ सामान इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट है और कुछ बिल्कुल बेकार है, तो आप क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट उनको सबसे पहले रखेंगे, फिर बाद में फिर कचरा लगाते जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या तत्व बिखरे हुए पड़े थे उनको एक व्यवस्थित करने के लिए क्या एक श्रेणी प्राप्त की गई, और वो श्रेणी किस पर व्यवस्थित की गई, बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में। अपचयन विभव जो था बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में जो व्यवस्थित किए गए वो तत्व, तो एक श्रेणी बन गई, उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी हम कहने लगे। क्या क्वेश्चन इसमें, क्या आपको दिक्कत लग रही है? आइए इसके हम जो प्रमुख लक्षण हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, इस श्रेणी के जो प्रमुख लक्षण हैं उन लक्षणों की हम बात करते हैं। इस श्रेणी के प्रमुख लक्षण जो हैं, देखिए पहला लक्षण है जो धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक हैं, जो धातुएं जो हाइड्रोजन की अपेक्षा कैसी हैं, प्रबल अपचायक हैं, उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। जो धातुएं हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक थीं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या किया गया, हाइड्रोजन से ऊपर रख दिया। क्या किया गया, समझिए कि आपके घर में दो बुकें पड़ी हैं, एक बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक नॉन इंपॉर्टेंट है, तो आप जो इंपॉर्टेंट होगी उसको ऊपर रखेंगे कि जल्दी हमें इसको ही पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी हम, ताकि इसको जल्दी से निकाल सकें। जो नॉन इंपॉर्टेंट होगी उसको हम नीचे रख देंगे। इसीलिए जो इससे प्रबल थे यानी कि वो अच्छे थे, तो उनको क्या किया गया, हाइड्रोजन से ऊपर रख दिया गया और हाइड्रोजन से तुलना कर दी गई। तो आइए इसका दूसरा टॉपिक यानी कि दूसरा जो प्रमुख लक्षण है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो दूसरा लक्षण है, कहता है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से कैसी हैं, दुर्बल अपचायक हैं, उन्हें उन श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया। यानी कि जो कमजोर बुकें थी उनको उससे भी नीचे रख दिया गया, हाइड्रोजन से भी, कि आप बिल्कुल नीचे पड़ी रहो। ठीक है, तो इसी समझिए, जो हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक थी उन्हें हाइड्रोजन से भी नीचे रख दिया गया, और प्रबल थी उन्हें क्या किया गया, हाइड्रोजन से ऊपर रख दिया गया। और तुलना किससे कर दी गई, हाइड्रोजन से, सेंटर आइटम मान लिया गया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर है, इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव शून्य वोल्ट माना गया। इन्हें इसे जो श्रेणी बनाई गई, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव जो था वो कैसा माना गया स्टूडेंट, शून्य माना गया। एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना माना गया, 0, 1, 2, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो वहां पर आपको एक 0 वोल्ट भी दिया होगा, वो आपको लगाना होगा। अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। देखिए, इसके अनुप्रयोग तो हमने पहले भी बताए, लेकिन फिर देख लीजिए, हमने इसमें कुछ और जो उससे अन्य थे वो अनुप्रयोग लिखे हैं। इसमें हमने लिखा है कि इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। देखिए, यहां पर हमने आयरन की तुलना कर दी। कहता है इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित, आयरन जो था यानी कि Fe जो है, इससे जो नीचे स्थित धातुएं हैं, इसमें धातुओं के ऑक्साइड यानी कि जो धातुएं हैं उनके ऑक्साइड जो हैं हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाते हैं, अपचयन हो जाते हैं या अपचयित हो जाते हैं। इसका जो दूसरा अनुप्रयोग या उपयोग है वो भी देखते हैं। देखिए, दूसरा जो है उसकी बात करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से क्या करेंगे हम, नीचे आने पर धातुओं एवं तत्वों की अपचायक क्षमता जो है वो घटती है। ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो धातुओं की जो अपचायक क्षमता होगी तत्वों की, वो क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, मानक अपचयन विभव बढ़ते हैं, मानक अपचयन विभव के जो मान हैं वो बढ़ते जाते हैं और धातुओं की अपचायक क्षमता घटती जाती है ऊपर से नीचे आने पर। आइए नेक्स्ट जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। एक टॉपिक है नृष्ट समीकरण। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है और किसी ना किसी तरीके इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जामिनर पूछता है। कभी तो इसका सूत्र पूछ देता है और कभी तो इसकी परिभाषा पूछ देता है। हम आपको परिभाषा सूत्र दोनों अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको बार बार किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, नृष्ट समीकरण क्या है, नृष्ट समीकरण क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रता के मध्य, देखिए इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को नृष्ट समीकरण कहते हैं। इससे सरल क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य यानी कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को नृष्ट समीकरण कहते हैं।
इस समीकरण भी देख लेते हैं। देखिए ये समीकरण है E बराबर E डिग्री 2.303 RT अपॉन NF log 10, ये कुछ नहीं है, log 10 1/mn पॉजिटिव। इतना जो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने लिख दिया, आप नहीं भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन क्या है। देखिए जो R हमारा दिया गया वो गैस नियतांक है, T है परम ताप, F है फैराडे नियतांक जिसका मान होता है 96,500 कूलाम मोल इनवर्स। इसका जो मान होता है कांस्टेंट यानी कि नियतांक है, तो हर नियतांक का मान कांस्टेंट होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Mn क्या है, बिलियन में धातुओं की सक्रियता। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार चैप्टर वाइज आपको हर विषय की अच्छे से तैयारी कराएंगे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।